हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक मुझे एक मैथमेटिशियन से मेरा आमना सामना हुआ था। एक बड़े सीनियर मैथमेटिशियन, वो किसी फैमिली फंक्शन में मुझे मिले थे और जब उनको पता चला कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ये बात है 2003 की, तो उस समय मेरी एज तो खैर मतलब 28 के आसपास रही होगी और मुझे 3-4 साल हो गए थे मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए। एंड ही वाज 70 एट दैट टाइम। तो he was a retired IAS officer from Haryana cadre and he retired as a chief secretary हरियाणा। तो जब उस मैरिज में शादी के उस फंक्शन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने मेरे में काफ़ी इंटरेस्ट शो किया और हम लोग बातचीत करने लगे। तो उन्होंने मुझे तकरीबन 6-7 प्रॉब्लम्स शेयर की थी। उन्हीं में से एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लिसन टू दिस प्रॉब्लम एंड वी विल आल्सो डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस हैं वो हैं 15 इंचेस बाय 3 इंचेस। वी हैव ए रेक्टेंगल और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो हैं 15 इंच बाय 3 इंच। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने इस रेक्टेंगल के 5 पीसेस करने हैं, 5 टुकड़े करने हैं, काटना है इसको हमने। जिस मर्जी शेप में काटिए, आप ट्रायंगल काटिए, आप स्क्वायर बनाइए, जो भी फिगर आप कर सकते हैं आप कीजिए। हमने इसके 5 हिस्से करने हैं, 5 पीसेस में इसको कट करना है और इस तरीके से कट करना है कि जब हम उन 5 पीसेस को दोबारा लगाएं तो हमारे पास एक स्क्वायर बनना चाहिए, कि जब हम उन पीसेस को दोबारा लगाएं तो वापस वो एक स्क्वायर बन जाए। When those 5 pieces are placed together, a square is formed by those 5 pieces. तो ये प्रॉब्लम है और बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो जो लोग इस पे अपना माइंड अप्लाई करना चाहें, क्योंकि ये कोई आसान प्रॉब्लम नहीं है और आउट ऑफ मतलब ऐसा क्यूरिकुलम से तो बाहर की है, एकदम से निराली है, नई है, तभी मैंने इसका नाम दिया है ए मार्वल और ए जेम ऑफ अ प्रॉब्लम फ्रॉम लिटरेचर। तो ये सुनी सुनाई प्रॉब्लम है, मुझ तक पहुंच गई उस इंटेलिजेंट आदमी के थ्रू। और मैं एक छोटी सी बात और ऐड कर दूंगा। उन्होंने मुझे बातों बातों में बताया, उसके बाद 2-3 बार मीटिंग्स हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि ये जो मैं आपको प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, वो मेरे घर के पास ही रहते थे पंचकुला में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब आपसे ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं तो आके आप मुझे बताइएगा। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो मैंने उनको जाके बताया भी। तो मैं एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं कि जब हमारी मुलाकात हुई, जब उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे, उसी इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसी शादी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये प्रॉब्लम भी मुझे मतलब नैपकिन के ऊपर लिख कर दी थी एंड स्टिल दिस नैपकिन इज लाइंग विद मी। तो बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया अपने स्कूल डेज के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके दोस्त हुआ करते थे अब्दुल कादिर खान। अब्दुल कादिर खान उनके दोस्त हुआ करते थे, वो स्कूल में एक ही बेंच शेयर करते थे। अब मुझे नहीं पता था कि अब्दुल कादिर खान कौन है, तो उन्होंने मुझे ही बताया, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि ही इज़ द पर्सन हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ पाकिस्तान। तो ये पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। AQ खान, जनाब AQ खान साहब, ये पाकिस्तान चले गए थे और इनको मिसाइल मैन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो इन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी सालों तक पार्टीशंस के काफ़ी सालों तक उनकी दोस्ती रही और वो
एक दूसरे को मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स भेजा करते थे। वो फिजिक्स थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम उन्होंने पाकिस्तान में जो रन किया, जो ही वॉज द पाइनियर, ही वॉज द मतलब उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया पाकिस्तान में, AQ खान। तो ये उनके अच्छे दोस्त थे और दोनों एक ही बेंच पे थे, एक ही बेंच पे बैठते थे लोअर क्लासेस में। तो आप देख लीजिए कि किस लेवल की ये प्रॉब्लम होगी। और वैसे मैं एक बात बता देता हूँ, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे उनका नाम याद नहीं था। अब्दुल कादिर खान, AQ खान के नाम से वो जाने जाते हैं। तो मैंने फिर वो सर्च किया, मिसाइल मैन ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे वो नाम दोबारा मैंने पढ़ा नेट पे। तो मैं एक बात बताऊं कि जनाब AQ खान साहब की जो डेथ है वो अक्टूबर में हुई, 10 अक्टूबर। और उसी के आसपास जिनकी मैं बात सुना रहा हूँ, हमारे यहाँ के एक्स IAS ऑफिसर जो थे, जिन्होंने मुझे ये प्रॉब्लम दी थी, तकरीबन उनकी भी डेथ कोरोना काल में, कोरोना के टाइम पर हुई थी। कोरोना से नहीं हुई थी, लेकिन हुई उसी टाइम पर थी। तो खैर, तो ये है वो प्रॉब्लम। और आई रिपीट, 15 इंच बाय 3 इंच का ये रेक्टेंगल, और हमने इसके 5 हिस्से करने हैं, ताकि जब हम इसे वापस रखें उन 5 पीसेस को, तो एक स्क्वायर बन जाए। बड़ी अनकन्वेंशनल सी प्रॉब्लम है, हमने इस तरह की प्रॉब्लम कभी ना देखी ना सुनी। मेरे साथ भी यही था, मैं IITs के लिए पढ़ा रहा था, लेकिन इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमने ना देखी ना सुनी। 7 प्रॉब्लम्स उन्होंने दी थी, ये उनमें से एक थी। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर सोचा करता था। काफ़ी लोगों ने कुछ हद तक सोच भी लिया होगा कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 45 स्क्वायर इंचेस। 45 स्क्वायर इंच इस ट्राइंगल का एरिया है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को दोबारा से रीअरेंज करेंगे, तो स्क्वायर बनाएंगे, तो एरिया तो वही रहेगा। तो इसका मतलब जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया 45 स्क्वायर इंचेस होगा। तो अगर स्क्वायर का एरिया 45 स्क्वायर इंच है, तो उसकी हर डायमेंशन √45 होगी, है ना? इतनी बात तो सोच ही ली थी। तो 5 पीसेस में काटना है और काटने के बाद स्क्वायर बन जाए। बड़ी अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम है। तो मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर काफी देर तक सोचता रहा। कितना? 4 महीने, 4 मंथ्स। तो जब भी मुझे मौका लगता था, मेरी नज़र इस प्रॉब्लम पे पड़ती थी, तो मैं कभी कभी सोचने लग जाता था। टाइम बीतता गया, तो मुझे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। पता नहीं कहाँ से थी ये प्रॉब्लम, पर ठीक है। पर मैंने गिव अप नहीं किया। तो 3-4 महीने के बाद जब ये प्रॉब्लम मेरे पास आई, तो देखिए कैसे इवेंट्स होती हैं। तो एक मेरे घर के पास, मेरी सोसाइटी में, मेरे फ्लैट के इमीडिएटली ऊपर एक फैमिली रहती थी। उनकी बिटिया 9th क्लास में थी। 2003 के आसपास की मैं बात सुना रहा हूँ, उन्हीं दिनों में जब ये प्रॉब्लम मेरे पास आई। तो उसने मुझसे कहा कि 9th क्लास में कुछ टॉपिक्स हैं जो उसको समझ में नहीं आ रहे, आप मेरी ज़रा हेल्प कर देंगे? मैंने कहा हाँ, जस्ट कम ओवर। तो वो लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे एक पूछा 9th क्लास के सिलेबस में से, NCERT में से एक आर्टिकल था, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाउ टू प्लॉट irrational numbers on the real number line. How to plot irrational numbers on real number line. तो वो मेरे पास आई, उसने अपनी NCERT मेरे सामने रखी और मैंने वो आर्टिकल, 9th क्लास का आर्टिकल, वहीं से पढ़ा, 2-3 मिनट लिए और उसको मैंने समझा दिया।
तो अगर आप भूल गए हों तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं, हाउ टू प्लॉट अंडर रूट 2। तो ये आर्टिकल 9th क्लास में दिया हुआ है कि ये रियल नंबर लाइन है, एक्स वाई प्लेन है, ये डायमेंशन 1 है। तो इस 1 के ऊपर आप एक 1 सेंटीमीटर की लाइन बना लें, प्योरली वर्टिकल। तो ये डायमेंशन भी 1 है और ये डायमेंशन भी 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये डायमेंशन आपकी अंडर रूट 2 हो जाएगी। और फिर यहां कंपास रख के, ओरिजिन पे कंपास रख के और रेडियस ओ ए लेकर अगर आप आर्क बनाएं तो ये आर्क एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करती है वो रूट 2 है, क्योंकि आपने ये वाली जो डायमेंशन है इसे आपने रोटेट करके एक्स एक्सिस पे ले आए। तो अगर आपने अंडर रूट 2 प्लॉट करना हो रियल नंबर लाइन पे, सो दिस इज द वे यू कैन प्लॉट अंडर रूट 2। फिर उसमें अंडर रूट 5 को भी प्लॉट किया हुआ था, अंडर रूट 3 को भी प्लॉट किया हुआ था। तो अंडर रूट 3 कैसे प्लॉट करना है, द आर्टिकल गोज ऑन। अंडर रूट 2 पे इसी पॉइंट के ऊपर 1 यूनिट का आप वर्टिकल लाइन बना लें और ये डायमेंशन OC, ये जो डायमेंशन है OC, नाउ दिस इज योर रूट 2 एंड दिस इज 1, ज्वाइन O to D by Pythagoras theorem. This dimension is under root 3. Now with O as center and OD as radius, draw an arc and it intersects the x-axis in the point D dash. So I think this is under root 3. That point D dash represents under root 3 on the real number line, and so on. You can plot under root 5, under root 7 and so on. तो 9th क्लास के सिलेबस का ये आर्टिकल है, हाउ टू प्लॉट इर्रेशनल नंबर्स ऑन द रियल नंबर लाइन। ये उस 9th क्लास की उस बच्ची ने मुझसे पूछा, तो मैंने वो आर्टिकल पढ़ा और उसको मैंने समझाया। मैं तो खैर 11th 12th पढ़ाता था, तो ये आर्टिकल मेरे दिमाग में से तो निकल चुका था। खैर, उसको मैंने पढ़ा दिया, वो चली गई। मैं वापस अपने कमरे में आया और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं इसी प्रॉब्लम पे तो फंसा हूं। मैं भी तो इसी बात को पार नहीं कर पा रहा कि अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर की जो डायमेंशन है अंडर रूट 45, वो कहां से आएगी भाई? अगर स्क्वायर बना है तो अंडर रूट 45 तो आना चाहिए ना। और 4 महीने 2 मिनट ये पूरा टाइम है जिस टाइम में मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो 4 महीने तो मैं आइडिया ढूंढता रहा, मुझे मिला नहीं, और जब मिला तो 2 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आइए मैं शेयर कर रहा हूं सॉल्यूशन। अंडर रूट 45 मुझे मैयर करना था। मुझे इतना समझ में आ गया कि जो स्क्वायर बनेगा उसकी डायमेंशन, उसकी जो साइड है वो अंडर रूट 45 है। तो अंडर रूट 45 मुझे कैसे मिलेगा वो देखिए आप। ये 3 इंचेस है और यहाँ से 6 इंच मैयर करके मैंने यहाँ मार्क लगा लिया। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, और ये मार्क मैंने लगा लिया E, और यहाँ पर मैंने मार्क लगा लिया F, एग्जैक्टली 6 इंचेस फ्रॉम D। और अगर मैं ये देखूं, ये 6 इंच है, ये 3 इंच है, तो ये जो डायमेंशन है ना AE, ये आएगी 36, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 36 और 9 45। दिस डायमेंशन इज अंडर रूट 45। तो मुझे समझ में आ गया कि अंडर रूट 45 कहाँ से बनेगा। तो 6 इंच मैंने यहाँ से निकाला और ऐसा ही 6 इंच मैंने इधर से निकाला। स्केल पे नहीं बनी हुई डायग्राम, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। 6 इंच, तो 6 इंच एंड 3 इंच
तो कुल मिलाकर ये डायमेंशन भी √45 होगी। तो मैं 4 रेक्टेंगल काट लूंगा, 1 2 3 और 4। तो आप 4 रेक्टेंगल्स इसमें से कट करेंगे। चारों रेक्टेंगल्स का जो डायमेंशंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। एक डायमेंशन 6, एक डायमेंशन 3 और एक डायमेंशन √45, इस तरीके से। और आप इन ट्राइंगल्स को इस तरह प्लेस करेंगे कि जो हाइपोटेन्यूज है ये बाहर की तरफ जाएगी, और ये 3 के सामने वाला जो साइड है वो एंगल है अल्फा, और ये एंगल मान लीजिए बीटा। तो ये एक्यूट एंगल्स हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के। तो किस तरह से ये प्लेस होगा, आइए मैं दिखा रहा हूँ। 6 इंचेस, सॉरी √45, हाइपोटेन्यूज बाहर की तरफ लगेगी, और ये आपकी छोटी डायमेंशन और ये बड़ी डायमेंशन। तो ये 3 और ये 6, और 3 के साथ जो एंगल है वो है बीटा, और ये एंगल है आपका अल्फा। ऑफ कोर्स ये एंगल 90 डिग्री है। तो इस तरह से आपने एक रेक्टेंगल काट लिया। अब दूसरा रेक्टेंगल इसी शेप का, इसी साइज का, इसके साथ कॉन्ग्रुएंट, वो बाहर की तरफ लगेगा लाइक दैट, √45। उसकी जो बड़ी साइड है वो इस छोटी साइड के साथ जेल होगी, और इस तरह से ये आएगा। तो ये डायमेंशन आपकी होगी 3 और ये होगी 6। तो 6 के साथ जो एंगल है वो है अल्फा, तो ये एंगल आपका अल्फा होगा और ये एंगल आपका बीटा होगा, लाइक दैट। और अल्फा प्लस बीटा यहाँ 90 बन जाएगा। फिर आती है थर्ड ट्राइंगल की बारी, जो कि आप यहाँ लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज बाहर की तरफ रखेंगे और छोटी साइड के साथ बड़ी साइड उसकी मर्ज करेंगे, ओवरलैप होगी और इस तरह से आएगी। ये डायमेंशन 3 है और 3 के साथ जो एंगल है वो बीटा, और इधर ये एंगल आएगा अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और अब बचा लास्ट का ट्राइंगल, √45 उसकी डायमेंशन है, वो बाहर की तरफ लगेगी और √3 साइड के साथ 6 वाली साइड लगेगी, और ये एंगल आपका बनेगा अल्फा और ये बीटा, √45 √45 √45 √45। तो इस तरीके से आप इनको प्लेस करेंगे और बीच में आपका ये स्क्वायर बनेगा 3 बाय 3 का, 3 इंचेस बाय 3 इंचेस, और वो स्क्वायर आपका यहाँ होगा। वो दिख नहीं रहा क्योंकि टू द स्केल नहीं है, पीस टू द स्केल नहीं है, बट 6 इंच निकल जाएगा, 6 इंच निकल जाएगा तो ये 3 इंच रहेगा, और हाइट तो इसकी 3 इंच है, तो ये 3 बाय 3 इंच का स्क्वायर है, और वो स्क्वायर यहाँ फिट होगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इट टुक मी 4 months and 2 minutes to solve this problem. और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स उन्होंने दी थी, सब एक से बढ़कर एक थी। ये उनमें से एक, मैं क्योंकि ये सबसे पहले मैंने सॉल्व की थी तो इसलिए मुझे बड़ी प्यारी लगती है आज भी ये प्रॉब्लम। लेकिन जो लेवल ऑफ जो डिफ़िकल्टी था या जो कॉन्सेप्ट जो बाकी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व थे तो वो बहुत बेहतरीन थे। अब इस लेवल के लोगों के साथ अगर आप बैठेंगे तो मतलब दिस इज़ यू नो द सेंस ऑफ इंटेलिजेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था और मुझे इंस्पायर हुआ फिर मैं ओलंपियाड्स के लिए। खैर वो एक बात की बात है। अब मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ कि इस प्रॉब्लम को समझने के बाद मैंने स्टूडेंट्स को इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ इस तरीके से समझाया। यहाँ प्रॉब्लम इर्रेशनल नंबर्स की थी कि √45 जो डायमेंशन है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमें एक क्लैरिटी मिलती है
किताबों में 10th क्लास में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन दी हुई है, बिल्कुल सटीक डेफिनेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव है, मीनिंगफुल है, समझ आती है। लेकिन अगर हम बात करें किसी को समझाने की, आम भाषा में किसी को समझाना हो कि इरेशनल नंबर क्या है, तो मेरे ख्याल से ये समझ ठीक रहेगी। पहले तो डिक्शनरी मीनिंग आप चेक कर लें इरेशनल का। इरेशनल का मतलब ही होता है जो थोड़ा पागल हो, डेरोगेटरी रिमार्क है। इरेशनल मतलब जिसकी बातों में कोई तत्व ना हो, बेसिर पैर की बातें करने वाला, है ना, जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं पागल है यार, हिला हुआ है यार। तो बिल्कुल वैसे ही, तो ये एक डेरोगेटरी रिमार्क है, मतलब अगर आप किसी को इरेशनल कह रहे हैं तो ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो हमें एकदम से मतलब क्रेजी कर देते हैं, हमें पागल कर देते हैं, हमें इरिटेट कर देते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाते और इसलिए हम इरिटेट हो जाते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या हैं? as if I go by the definition, कि जिनको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखें, जब हम उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखें तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो ख़त्म ही नहीं होती। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ नीदर टर्मिनेटिंग, इट इज़ नॉट रेपिटेटिव, ना रिपीट करती है ना ख़त्म होती है। तो हमें बड़ी एकदम से झुंझलाहट से हो जाती है, यार इसकी वैल्यू ख़त्म क्यों नहीं हो रही। तो ये इरेशनल नंबर्स हैं। और अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जैसे कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाओ, उसको कहो कि जी मुझे 3.5 मीटर लेंथ चाहिए, मुझे शर्ट सिलवानी है, मुझे 3.5 मीटर कपड़ा काट दीजिए, तो वो समझ जाएगा ना 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3.5 एक रैशनल नंबर है। आप उससे कहिए मुझे 4.75 मीटर चाहिए, तो 4.75 वो समझता है 4.75 क्या है। तो ये रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप उससे जाके कहोगे कि मुझे √17 मीटर की लेंथ चाहिए, मुझे शर्ट सिलवानी है, तो ये बड़ा अजीब सी वैल्यू है √17। तो वो आपको बड़ी अटपटी सी नज़रों से देखेगा कि क्या साहब दिमाग खा रहे हो आप मेरा, √17 वो नहीं समझता भाई। तो शुरू में हम भी नहीं समझते थे, मैथमेटिशियंस भी बड़ा बौखलाते थे इस तरह की वैल्यू से। तो ये इरेशनल नंबर्स हैं, मतलब अगर आप समझने पे आए तो डेफिनेशन तो दी हुई है, रैशनल नंबर्स जो p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स, वेयर LCM इज 1 and q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात बिल्कुल ठीक है, यही रैशनल नंबर्स हैं। प्रैक्टिकली मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ हमारा आमना सामना √45 से हुआ था, और √45 की जो लेंथ थी वो हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिलनी थी। तो मैंने किस तरीके से ये लेंथ बनाई, तो ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। अगर आप इस क्वेश्चन को एंजॉय करना चाहते हैं तो वैसे ही कीजिएगा जैसे मैंने किया था। जब मुझे समझ में आ गया कि ये √45 मैं ऐसे बना लूँगा, तो फिर मैंने एक एक्चुअली कार्डबोर्ड